Good morning, 9th standard English medium GT शेठ विद्यालय। वेरी वार्मफुल वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हिंदी विषय में लेसन नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात शुरू किया था, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। वैसे हमने इस लेसन के पूर्व भूमिका के बारे में अच्छी तरह से बात की थी और मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा और टिप्पण शब्दार्थ भी पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छी तरह से हमने इस लेसन का आरंभ किया था और आज हम इस लेसन के दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, जैसे कि इसका प्रकार है यात्रा वृत्तांत। अभी आपको हाई स्कूल में इन चीज़ से ज़्यादा आपको परिचित होना होगा कि पाठ का प्रकार क्या है, लेखक कौन है, ये पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ये सभी चीज़ें प्रश्न जवाब में, MCQ में, क्वेश्चन आंसर में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है। मोहन राकेश का ये यात्रा वृत्तांत बहुत ही रोचक है, बहुत ही इतना असरकारक, इतना वास्तविक है कि जैसे हमें लगता है कि हम लेखक के साथ खुद गुलमर्ग की सैर के लिए गए हैं। तो वहाँ पे लेखक एक बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग करते हैं कि यहाँ पे सपने फूल बनकर खिलते हैं। ऐसी बहुत ही मनोरम्य भूमि है गुलमर्ग की। बहुत लंबे चौड़े सपाट मैदान, उसमें लंबी सी पगडंडियाँ और बाहें फैलाए जैसे आपका स्वागत करती हो, ऐसी प्रकृति की बहुत सारी ऐसी रंग बिरंगी नई नई तरह की धराएं और ऐसे पूरा माहौल इतना खुशनुमा, इतना अच्छा कि बार बार जाने का मन हो सके ऐसा। और दूर दूर अगर खिड़की से बाहर गुलमर्ग में दूर दूर तक देखें तो सैलानियों की पगडंडी पर चलना, घोड़े पर उनकी सैर करना और जैसे गोल्फ के मैदान दिखते हो बड़े बड़े, इतना अच्छा वर्णन लेखक ने पाठ के यात्रा वृत्तांत के पहले भाग में किया है। अब दूसरे भाग में यानी कि पेज नंबर 32 पर हम जब आगे बढ़ते हैं तब और एक बात बहुत अच्छी तरह से लेखक वर्णन करते हैं कि वो एक शाम को जिस होटल में रुके थे, देखिए गुलमर्ग पहाड़ी प्रदेश में आया हुआ स्थल है, तो ऑब्वियसली ये जो पहाड़ी के ऊपर होटल होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। तो एक बड़ी सी खिड़की में शाम को लेखक होटल के कमरे में बड़ी सी खिड़की में खड़े थे और दूर से एक बड़ी सी घटा पानी बरसते हुए घिरती हुई आ रही थी और इसके साथ एक बड़ा सा तूफान उठा था। बिजलियाँ काँप रही थी, बड़ी बड़ी भयानक आवाज़ें आ रही थी और बड़ी सी घटा, काली घटा जैसे लेखक की ओर आ रही थी। लेखक देख रहे थे उस घटा को और लेखक ने बाहें फैला के उस घटा का स्वागत भी किया और मन में सोच भी रहे थे कि आओ मैं तुम्हें गले लगा लूँ, तुम मुझ पर बरस जाओ। ये बहुत कम, जीवन में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कुदरत का ऐसा स्वरूप हमारे सामने आता है। तो लेखक बहुत ही भाव विभोर थे, उस घटा को गले लगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो घटा उसके पर बरस पड़े और उस घटा के पानी का लुत्फ़ वो उठा सके। और बार बार अंधेरे में बिजलियाँ कड़क रही थी, कभी कभी कुछ दिखता था, कभी अंधकार छा जाता था, बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। ऐसा बड़ा ही रोचक वर्णन बहुत ही वास्तविक शब्दों में लेखक ने किया है। मोहन राकेश अपनी लिखनी में इतने होशियार है कि वो यात्रा वृत्तांत की बारीकाई को हमारे सामने पेश करते हैं। यहाँ से ये आता है, इतने किलोमीटर के बाद ये आता है, यहाँ पे ये मिलता है, ये सब साधारण यात्रा वृत्तांत है। ये विशेष यात्रा वृत्तांत इसलिए है कि इसमें कुदरत की बारीकाई को हमारे सामने शब्दों में वर्णन किया गया है। एक पूरा लैंडस्केप जैसे हम देखते हैं, पूरा पोर्ट्रेट हमारे सामने शब्दों से अभिव्यक्त किया है। और फिर क्या होता है, लेखक इतने व्याकुल है उस घटा को गले लगाने के लिए और अचानक सहसा, देखो पहाड़ी विस्तार में कब कुछ कैसे हो जाए उसका पता नहीं चलता, बार बार मौसम बदलता रहता है और अचानक जैसे वो घटा लेखक के पास आ ही रही थी कि अचानक रुक गई, तूफान शांत हो गया और वो घटा वहीं पे स्थिर हो गई। फिर लेखक अपने आप के भावों का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि जैसे घटा रुक गई वैसे मैं भी आसमान से नीचे आ गया। और लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि इंसान कभी भी कुदरत की बराबरी नहीं कर सकता। कुदरत के स्वरूप को इंसान सिर्फ
महसूस कर सकता है, उसकी बराबरी करना उसके बस की बात नहीं है। लेखक कितना चाहते थे, फिर भी ये तो सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं, उस पर हमारा कोई जोर होता नहीं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए फिर घटा वहीं रुक गई। लेकिन लेखक कहते हैं उस रोमांच भरी शाम आज भी मुझे इतनी ही याद है, इसलिए अब जब भी मुझे गुलमर्ग जाना हो तो मैं अवश्य जा सकता हूँ, क्योंकि उस शाम की और गुलमर्ग की सुबह की जो बात मेरे मन में आज भी छपी हुई है वो भुलाई नहीं जाती। इसलिए लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है। क्या गोल्फ खेलने के लिए ही, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है नहीं। सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए गुलमर्ग के मैदान नहीं है, वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रकृति के चमत्कार हैं जिसे फील करने के लिए हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है ना, उसमें ही उत्तर छुपा हुआ होता है कि सिर्फ गोल्फ जैसी रमत खेलने के लिए ही हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो पूरे प्रकृति के सौंदर्य का भंडार है। उसके बारे में क्या बात करें क्या ना करें। तो ये पूरा यात्रा वृत्तांत बहुत ही रोमांचक हमारे सामने व्यक्त किया गया है। तो मोहन राकेश को हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब भी गुलमर्ग जाएंगे ना तो आप इस लेखक को अवश्य याद करना। और हम गुजराती लोग तो प्रवास के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन हमारे में कमी भी है। जहाँ भी हम जाते हैं ना, हम पहले रहन सहन, खाना पीना, खरीदी करना, यानी कि ये सब चीज़ों में बहुत हमारा मन लगा रहता है। जिस जगह जाते हैं ना, उस जगह की विशेषता, उसकी प्रकृति को भी हमें महसूस करना चाहिए। वो भी यात्रा का एक पहलू है। ज़्यादातर हम उस पहलू को भूल जाते हैं। अब जब हम हरिद्वार जाते हैं ना तो गंगा स्नान गंगा स्नान गंगा स्नान एक ही मन में हमारे मन में होता है। लेकिन अभी कभी आप ठहर के देखिए तो सही कि गंगा का पानी किस तरह से बह रहा है, उसका कलर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी जो ठंडक है पानी की वो अन्य पानी की ठंडक से कैसे अलग है, उसका शैत्य पावनत्व कैसा है, उसकी शीतलता कैसी है, उसका पावनत्व कैसा है। तो हमें ये सीखना है इस यात्रा वृत्तांत से कि सिर्फ स्थल नहीं, लेकिन स्थल की आसपास की जो कुदरत की बहुत बड़ी संपत्ति वहाँ छुपी होती है, उसको भी हमें महसूस करना चाहिए। तो इस प्रकार मुझे लगता है आप 2-3 बार अवश्य पाठ पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप अपनी कोई यात्रा का आयोजन करें ना, उसका वृत्तांत अवश्य अपनी डायरी में लिखें। ये करना चाहिए, क्योंकि जब हम फिर भविष्य में कभी ऐसे हमारे यात्रा वृत्तांत हम पढ़ते हैं ना, तो हमें खुशी महसूस होती है, कितना अच्छा समय हमने व्यतीत किया है। ओके, तो अब स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जैसे स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको पता है गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है, जहाँ सपने फूल बनकर उठते हैं, ऐसा सुंदर। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति को आत्मीयता बढ़ाने का क्या कारण बताया था, तो ये तो आपको ढूंढना है। गुलमर्ग में जैसे सिर्फ गोल्फ के मैदान नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सारी प्रकृति जैसे अपनी संबंधी लगती है, अपने उससे हमारा मन जुड़ा हुआ होता है, ऐसा लगता है। खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा, वो भी पेज नंबर 32 के पैराग्राफ में है। फिर तूफान ने एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव किया, वो भी हमने आपके साथ चर्चा की। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ, घटा बरस नहीं पाई उसके ऊपर, इस बात का। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडी के लिए क्या उपमा दी है, तो वो उपमा आपको ढूंढनी है, वो पेज नंबर 31 पर है। फिर है 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है, वो भी प्रश्न का जवाब बहुत अच्छी तरीके से पाठ में दिया गया है। लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है, वो भी है। फिर सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं, वो भी इसमें दिया गया है। लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई, वो भी पेज नंबर 32 पर उसका आंसर है, आपको ढूंढना है। और देखिए, अब तो हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हर क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूं और आप सुन के लिख लें, ये भी अच्छी बात नहीं। आपको पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए।
ये जो तीनों प्रश्न के जवाब हैं वो भी बहुत सरल है। जैसे लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति के विभिन्न पहलू इतने सुंदर होते हैं कि उसको पूरा कभी भी देखा नहीं जा सकता। इसको आपको विशेष रूप से लिखना है। फिर दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पेज नंबर 31 पर ये पूरा विवरण दिया है जिसे आपको पढ़कर लिखना है। प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आज रोमांच का वर्णन कीजिए। जो पेज नंबर 32 पर भी पैराग्राफ दिए हैं, पेज नंबर 31 पर भी एक पैराग्राफ दिया है। उसमें प्रकाश, बादल और हवा ये तीनों बात की गई है, उसका वर्णन आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि उसका कारण बताइए। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो इसका आशय ये है कि गुलमर्ग की प्रकृति इतनी सुंदर तरीके से वहाँ पे बिखरी हुई है, खिली हुई है कि ऐसे लगते हैं कि सपने फूल बनकर उगते हैं। फिर है रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर आ जाता है और अपने को समेटने लगता है। वहाँ के आप पता है पहाड़ी विस्तार पर ओस के बिंदु बहुत होते हैं, तो ये पूरा जो सुबह का वर्णन है, ऐसे लिखते हैं पूरी पहाड़ी पर किसी ने पानी का स्प्रे का छिड़काव किया है, फिर उसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है, तो वो बिंदुएँ जो पानी की जो बिंदुएँ हैं वो ओस की बूंदें हैं वो रंग बेरंगीन हो जाती है, और थोड़ी देर बाद जब प्रकाश बढ़ जाता है तो पूरी बूंदें सिहर कर समेट जाती है। तो ऐसा लगता है किसी ने अभी अभी इसको कलर किया हो। ये बात आपको इसमें समझानी है। फिर आगे चलते हैं, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, आपको MCQ तरफ की यह क्वेश्चन है। उचित उपसर्ग जोड़कर उसके विरोधी शब्द बनाइए। साधारण, असाधारण, मान, अपमान, उदार, अनुदार, रंग, बेरंग, स्मृति, विस्मृति, ऐसे वो उसको उपसर्ग कहते हैं। फिर है उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए, वो भी आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। और उचित प्रयत्न जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लाली, खामोश तो खामोशी, कमज़ोर तो कमज़ोरी, आकर्षक, पूरा जो ये दृश्य है वो कैसे आकर्षक होता है, उसको आपको संज्ञा के रूप में आकर्षित, ऐसा आकर्षक का वो आंसर आ सकता है, आकर्षित। और फिर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए विस्फोट, आकर्षण, पारदर्शक, रोमांचक, ये चारों शब्द को आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो इस प्रकार हमारा लेसन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है, 8, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 9, निर्भय बनो। तो आज का मेरा आपको ये होमवर्क है हिंदी का, लेसन नंबर 8 के स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। ओके, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, पढ़ाई में ध्यान रखें, और बिल्कुल नियमित रूप से अपना होमवर्क हमें व्हाट्सएप पर भेजते रहें। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।